हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। जब हम स्कूल में थे या फिर कॉलेजेस में थे या फिर जब अपने दोस्तों के साथ बात करते थे या बड़े बुजुर्गों के साथ बात करते थे, तो हमें ये तो पता था कि वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुई, बट हमेशा हम ये अटकलें लगाते थे कि वर्ल्ड वॉर थ्री किसके बेसिस पे होगा। और सब यही कहते थे कि मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल रिसोर्सेज पे या खाने पे हो सकता है, पानी पे हो सकता है। बट यहां पे मैं वर्ल्ड वॉर थ्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं साउथ एशियन वॉर की, कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आने वाले टाइम पे कौन सा रीजनल कन्फ्लिक्ट यानी रीजनल वॉर या फिर जियोपॉलिटिक कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल सकता है, और वो होगा वाटर पे। और उसमें कैसे चाइना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, उस सारे के बारे में हम बात करेंगे। बट पहले आप एक बैकग्राउंड जानिए, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ये लेक्चर कि किस तरीके से चाइना पानी के तहत एक लिक्विड बॉम्ब बना रहा है। हमने एटॉमिक बॉम्ब की बात करी है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करी है, हमने बहुत सारे बॉम्ब्स की बात करी है, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करी है, मिसाइल्स की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पता नहीं क्या क्या। बट आज हम बात करेंगे कैसे वाटर को आप बॉम्ब के तौर पे यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से साउथ एशिया में आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। तो अब बात है वाटर क्राइसिस इन इंडिया। तो जैसा आपको पता है कि इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर धीरे 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 डिक्लाइन होता जा रहा है। साथ साथ में जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो पॉल्यूटेड है। आपको पता है कि यमुना रिवर हर साल उसमें फोम जमता है, गंगा रिवर जो है या बाकी जो रिवर सिस्टम्स हैं उनमें भी आपको पॉल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने पाकिस्तान के साथ में की थी, उसमें वेस्टर्न रिवर्स का हम कम से कम 80% वाटर जो है खो चुके हैं, यानी कि लॉस्ट कर चुके हैं। और हमने कभी भी वाटर कंजर्वेशन या स्टोरेज पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मैं वाटर क्राइसिस के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे जाने जाएगा चाइना, कि चाइना का रोल कैसे आता है। अब चाइना क्या करता है, चाइना को यह पता था कि आने वाले टाइम पे एक वाटर बहुत बड़ा मेजर नेचुरल रिसोर्स होगा, और उसी वजह से वो 1950 में तिब्बत के अंदर इन्वेड करके या फिर जो भी करके एनेक्स कर लेते हैं। 1950s की बात है। उसको एनेक्स क्यों किया जाता है? क्योंकि तिब्बत माना जाता है एशिया का वाटर टावर या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड या फिर थर्ड पोल। मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा कि तिब्बत को ऐसा क्यों कहा जाता है। अब आपको पता है कि तिब्बत जो है मेजर सोर्स है, जो भी रिवर्स वहां से निकलती है। लगभग 8 ऐसी रिवर्स हैं जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम्स, या रिवर्स नहीं बोलूंगा, रिवर सिस्टम्स, जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आके ज्वाइन होती हैं, यहां से निकलती हैं। और चाइना को पता था कि आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा क्रूशियल होगा, इसलिए तिब्बत को एनेक्स कर लिया जाता है। और अगर मैं यहां से वाटर सप्लाई की बात करूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 718 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस अमाउंट की यहां पे बात कर रहा हूं, राइट। अब आगे जानने से पहले कि तिब्बत को क्यों हम एशिया टावर वर्ल्ड बोल रहे हैं और चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया तो उससे साउथ एशिया में कैसे कन्फ्लिक्ट होगा, साउथ ईस्ट एशिया में कैसे वॉर होगी, अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है इस साल की पहली स्कॉलरशिप, जो कि होने वाली है 12 जनवरी को, जो कि कल है, जहां पे आप 2 स्लॉट्स 11 और 5 बजे अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। 90% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, लैपटॉप जीत सकते हैं, स्मार्टफोन जीत सकते हैं। और जब स्कॉलरशिप जीत जाते हैं या फिर आपका मन करता है किसी भी कोर्स में, तो अब आगाज 2027 जो कि एक इंग्लिश बैच है, जनवरी 4 को शुरू हुआ है, जिसमें मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का भी एक्सेस मिलता है, राइट। ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे जाने से पहले आपको ये हेडलाइन देखना बहुत जरूरी है कि कैसे तिब्बत को एनेक्स करके आज मैं बात कर रहा हूं कि एक लिक्विड बॉम्ब बनाया जाएगा अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया एक डोमिनेंट पावर निकल के आती है व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया, और चाइना कैसे हर रिवर्स पे डैम बना रहा है। तो वाटर को कैसे यूज किया जा रहा है चाइना के द्वारा लिक्विड बॉम्ब बनाने में, और उसमें डैम्स का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा तिब्बत को। अब ये तिब्बत है जहां से लगभग 8 ऐसी मेजर रिवर सिस्टम यानी मेजर रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। और ये ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, मतलब कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर नेशन में लोकेटेड नहीं है, ये 2-3 नेशन से गुजरती है। लेकिन बस आप येलो और यांगसे को छोड़ दे तो ये एक चाइना का रीजन है जहां पे ये बहती हैं। उसके अलावा अगर आप इंदस की बात करेंगे, उसके अलावा आप ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, आप इरावदी की बात करेंगे, आप सलीवीन की बात करेंगे, आप मैकोंग की बात करेंगे, तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं जिनका सोर्स है तिब्बत से। इसीलिए तिब्बत को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, क्योंकि जो मेजर सोर्स है, जो मुख्य सोर्स है साउथ एशिया में सारी इन रिवर्स का, वो तिब्बत पे है। अब एशिया का वाटर टावर बोल दिया,
ठीक है। थर्ड पोल क्यों बोला? थर्ड पोल इसलिए कि आपको पता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के लिए जाना जाता है, जहां पे वाटर की सप्लाई, मेजरली जो वाटर की सप्लाई है वो यहीं से होती है कि जो ग्लेशियर्स ब्रेक होते हैं और उस प्रोसेस में। वहीं तिब्बत जो है वो अराउंड 3 बिलियन पीपल जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे हैं उनको वाटर सप्लाई करता है, जो कि अराउंड 20% है। और इसको, तिब्बत को आप रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं, चाहे वो 18,000 ग्लेशियर्स हो या 1500 लेक्स हो, जो कि कहीं ना कहीं एक मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर है इस पूरे रीजन के लिए। अब देख सकते हैं ये तिब्बत सॉरी, ये तिब्बत की लोकेशन है। अब ऑब्वियसली बात है, जब 1950 ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया तो चाइना के पास में कंट्रोल आ गया इन पूरी मेजर रिवर सिस्टम्स का। और उसका फायदा कैसे उठा सकता है चाइना, और अभी भी उठा रहा है चाइना। अभी इस वाटर को डाइवर्ट कर देता है अपने नॉर्दर्न रीजन, जो कि सूखा रीजन है, एरिड रीजन है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए? अपनी कोल इंडस्ट्रीज के लिए, अपनी ग्रेन इंडस्ट्रीज के लिए, जहां पे ये सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है। और कहीं ना कहीं ये कंसर्न है ना खाली इंडिया को और बाकी साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी। तो ये कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, एक अपर राइपेरियन स्टेट और एक लोअर राइपेरियन स्टेट। अपर राइपेरियन स्टेट्स का मतलब है जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जहां से रिवर निकल रही है और मेजरली वहां से फ्लो होते हुए वो बाकी अपने देशों में या फिर बाकी अपनी कंट्रीज में जाएगी। तो जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जहां से रिवर फ्लो हो रही है, उसे हम कहते हैं अपर राइपेरियन स्टेट। तो जब मैं ब्रह्मपुत्र की बात करता हूं स्पेशली, क्योंकि ब्रह्मपुत्र अभी न्यूज में भी है, आगे जानेंगे, तो वहां पे आ जाता है चाइना एक अपर राइपेरियन स्टेट, और बाकी जहां पे भी वो रिवर सिस्टम फ्लो हो रहा है जिन भी कंट्रीज में, उन्हें हम कहेंगे लोअर राइपेरियन स्टेट। ये बना देता है चाइना को एक क्रूशियल फैक्टर बना देता है, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल हो सकता है उन रिवर मेजर सिस्टम पे। वो डैम बना सकता है, राइट, वो डाइवर्ट कर सकता है उसको अपने इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब कैसे पानी को वो डैम के थ्रू अपना कंट्रोल बनाता हुआ नजर आ रहा है, लिक्विड बॉम्ब कैसे बनाएगा? अब पिछले 7 से 8 साल की बात करूं तो चाइना ने लगभग 87,000 डैम्स बनाए हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो ग्रेटेस्ट डैम बिल्डर है। मतलब चाइना जो है वो सबसे ज्यादा डैम्स बनाती है ग्लोबली। और जो की चाइनीज लीडर्स थे, जैसे आप माओ जेडोंग की बात कीजिए, राइट, आप हु जिंतो की बात कीजिए, इन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है कि आपको लार्ज स्केल पे डैम बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका मकसद ये था कि हम जो मेजर रिवर सिस्टम है हम उनको शेयर नहीं करेंगे, हमारा सॉवरन राइट होगा, मतलब हमारा पूरा कंट्रोल होगा। हम जब तक इसको पहले यूज ना कर लें या फिर जब तक हमें कोई प्रॉफिट ना दिखे, हम इस चीज को शेयर नहीं करेंगे। और जिस तरीके से चाइना की पॉलिसीज रही हैं अपने रीजन को या फिर अपने पावर को इन्फ्लुएंस करने की, एक्सपेंड करने की, तो उसमें एक सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी आती है। चाहे से वो आप लैंड पे बात करें या फिर आप मैरिटाइम यानी समुद्र पे बात करें, आपको पता है धीरे 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 चाइना अपनी बॉर्डर्स को एक्सटेंड करता हुआ नजर आता है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर करने हो, कोई पेट्रोलिंग, आप बोल सकते हो कोई पेट्रोलिंग करनी हो, या फिर साथ साथ में अपनी कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी हो, उसकी वजह से होता क्या है, वो धीरे धीरे उस रीजन पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है और एट द एंड कहता है कि ये हमारा ही रीजन है। इसे इस्लामी स्लाइसिंग बोलते हैं। दूसरा है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसमें वो कंट्रीज के साथ में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन करता है, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने की प्रॉमिस करता है, कुछ कॉरिडोर्स की प्रॉमिस करता है, जैसे सी पैक हो गया आपका, श्रीलंका में हम्बनटोटा एयरपोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, वहां पे सारी चीजें ये बात की गई थी। लेकिन इतना सीक्रेट उसका डेटा होता है, वो का ना तो उस डेटा को शेयर करता है, ना वो ट्रांसपेरेंट है, ना ही वो बताता है कि किस तरीके से आपको लोन देना है, क्या उसके प्रोविजंस हैं। उस वजह से ये नेशंस फंस जाते हैं और वो जो डेट है, जो कर्जा है, उसको चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से चाइना का और इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, चाइना और अपनी टेरिटरीज को एक्वायर कर लेता है। अब तीसरा आया है लिक्विड बॉम्ब, जिसमें कि वो पानी का यूज करेगा और उसमें मेन कंपोनेंट होगा डैम का। तो आपको यहां तक समझ में आया? अब ये मेकोंग मेन स्ट्रीम डैम्स, आप देखिए चाइना का जो रीजन है, ये चाइना का रीजन है, आप देखेंगे कितने सारे डैम्स जो हैं चाइना ने मेकोंग पे बना रखे हैं। फिर म्यांमार और बाकी आप थाईलैंड और वियतनाम को देखेंगे तो इतने इन्होंने डैम्स नहीं बना रखे। और ऑब्वियसली बात है, डैम्स बनाना कोई गलत बात नहीं है। आप डैम्स बना रहे हैं कि आप पावर जनरेट कर सके, आप अपनी इरिगेशन नीड्स को फुलफिल कर सकें, राइट। ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में भी आती हैं। बट आप इतने डैम्स बना दो जिसमें कि आप वाटर का एक्सप्लोटेशन करने लग जाओ, राइट। और आपको पता है कि अगर हमने यहां पे वाटर कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा, बाकी नेशंस के पास में वाटर कम बचेगा। एक तो ये जो है बहुत बड़ा एक थ्रेट निकल के आ सकता है आने वाले टाइम पे। अब जब मैंने आपको बताया कि सॉवरन रिसोर्स होगा, चाइना जो है कोई भी वाटर को शेयर नहीं करेगा अनटिल अनलेस उनको प्रॉफिट ना मिले, राइट, ये सारी चीजें हैं। बट होता क्या है, जो चाइना ने
चाइना ने सारी मेजर रिवर्स पे अपने डैम बना रखे हैं और कहीं ना कहीं उसका प्लान है कि वो एक्सपोर्ट करे एनर्जी को टू मेनलैंड चाइना, जो मैं बता चुका हूं कोल के लिए और ग्रेन सेंटर्स के लिए भी। अब ये जो डैम्स हैं, पहली चीज ये जो डैम्स हैं ये एक ऐसे जियोलॉजिकल फॉल्ट पे हैं जहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उस वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ सकता है, एनवायरमेंट को इफेक्ट पड़ सकता है। उसका मैं एक परफेक्ट केस लेता हुआ नजर आऊंगा जब मैं बात करूंगा रिसेंटली जो भी कंट्रोवर्सी हुई है। 25 दिसंबर 2024 को चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम जो है अप्रूव कर देता है कि हम ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना रहे हैं। अब आपको पता है यारलुंग ज़ेंगपो, जो कि अलग एक नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर का जिसको तिब्बत में बोला जाता है, उसके ऊपर यह डैम बनाया जा रहा है। जब वो रिवर यू शेप लेती है और अरुणाचल में एंटर करती है, वहां पे इसको बनाया जा रहा है। इसलिए इंडिया यहां पे कंसर्न जताती हुई नजर आती है। और वो कंसर्न किससे रिलेटेड है? कंसर्न है कि वहां पे जो कम्युनिटीज रह रही हैं उनको डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता है। जो कम्युनिटीज एक ब्रह्मपुत्र का कोर्स था उसके अकॉर्डिंगली रह रहे थे, अब वो कोर्स चेंज हो जाएगा उस डैम की वजह से। साथ साथ में आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है और काफी जो लोग वहां रह रहे हैं वो डिस्प्लेस भी हो सकते हैं या फिर उनको कोई भी डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटी जो है उसके एवज में खतरा पैदा हो सकता है। ये सारी चीजें बट चाइना कहता हुआ नजर आता है कि हम दशकों से इस पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है और हम आपको ये सेटिस्फेक्शन देते हैं, आपको बोलते हैं कि इससे कुछ भी खतरा नहीं होने वाला, चाहे वो इकोलॉजी हो, चाहे वो लोग हों, और हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे। आप देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था तो ये मैडोंग डैम है, यहां पे बनाने की बात हो रही है और यहां पे देखिए कितने सारे इन्होंने डैम्स बना रखे हैं जब यारलुंग सेंगपो निकल के आती है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, राइट। ये सारी चीजें होती है। अब इंडियन कंटेक्स्ट क्या है? अब जब मैं तिब्बत रिवर सिस्टम की बात करता हूं तो इंडिया के पास में दो रिवर सिस्टम है। एक आपका है इंडस रिवर सिस्टम जिसमें हम ऑलरेडी 80% पानी खो चुके हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न रिवर्स, जो हमने पाकिस्तान के साथ में ट्रीटी की थी। और फिर आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जिसके ऊपर हम बना रहे हैं क्या, जिसके ऊपर चाइना बना रहा है डैम। अब ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्री के पानी के रिसोर्सेज की बात करूं तो 30% पानी का रिसोर्स यहीं से आता है, 40% जो हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो भी यहीं से आता है, लेकिन अभी तक हम इसका सिर्फ 3% ही हार्नेस कर पाए हैं, यानी कि हम इसको इतना ही यूटिलाइज कर पाए हैं। अब गेम आता है कि चाइना ने पानी के तहत पहली चीज तो ये हुई कि तिब्बत को एनेक्स किया, वहां से मेजर वाटर रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, वहां से मेजर वाटर रिसोर्स आ गए। फिर उसके बाद में डैम बना दिया, ठीक है। अब इंटेंशनल वाटर रिलीजेस, अब जब आप अपर राइपेरियन स्टेट हो, आपने डैम बना दिया तो आपके पास में पावर है कि आपको कितना पानी रिलीज करना है और कितना पानी नहीं। आप कई बार ज्यादा भी पानी रिलीज कर सकते हो, आप कई बार कम भी पानी रिलीज कर सकते हो। आपके रिश्ते खराब हुए, आपने कम पानी रिलीज किया, आपको कोई आपदा लेके आनी है, आपको कोई कैलेमिटी डिजास्टर लेके आना है, आपने रिलीज कर दिया ज्यादा, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। एक पर्टिकुलर नेशन जहां से वो पानी आ रहा है उसके अंदर उसकी पूरी इकोनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, यानी कि लोगों की लाइव्स भी जा सकती है, जैसा कि हमें सतलज और सियांग में भी देखने को मिला था। तो 2000 की बात करूं तो जब सतलज में पानी जब ऐसा एक्स्ट्रा रिलीज हो गया था उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में तबाही मच गई थी फ्लड आने से और 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ऐसा ही 2004 में सियांग रिवर के साथ हुआ जब 4 डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम के उनमें फ्लड आ जाता है। और अगर तीसरी बात करूं 2014 के आसपास सियांग रिवर जो है वो पूरी काली पड़ जाती है और लोग बोलते हैं कि ये क्या हुआ, जिसकी वजह से वो पानी भी नहीं पी पा रहे थे। तो ये सारे रीजंस हैं कि इंटेंशनल वाटर रिलीज को आप यूज कर सकते हो एज ए टूल कि आप नेचुरल डिजास्टर लेके आओ। अब वो फिर गॉड्स का एक्शन या गॉड का प्लान नहीं होगा, ये आपने इंटेंशनली किया है और स्पेशली जो डाउनस्ट्रीम रीजन्स में जो नेशंस हैं उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। पहली चीज ये। दूसरा ये कि जब आप वाटर को एज ए वेपन यूज करने लग जाओ इन नेशंस के अंदर, तब आप क्या करोगे, आप बहुत बड़ा थ्रेट कर सकते हो। आपको पता है वाटर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे वो हमारी इंडस्ट्रीज हो, जैसे वो ड्रिंकिंग हो, जैसे वो इरिगेशन हो, किसी भी चीज के लिए हो। अगर आपने वाटर को एज ए वेपन यूज किया तो उसे मैं कह रहा हूं लिक्विड बॉम्ब, और उसमें जिस तरीके से चाइना डैम बनाता हुआ नजर आ रहा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब आप वाटर फ्लो को मैनिपुलेट कर सकते हो। आपके पास में पावर है कि मैं कितना कंट्रोल करूं वाटर पे, कितना दूं कितना ना दूं। आपने देखा है बाकी स्टेट्स में भी काफी बार ऐसे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं और इसी वजह से डिसरप्ट हो सकता है पूरा का पूरा साउथ एशियन रीजन और हमें देखने को मिल सकता है जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या फिर जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकती है
साउथ एशियन वॉर में या फिर साउथ एशियन कन्फ्लिक्ट में। तो वाटर जो है अभी कन्फ्लिक्ट का तो रीजन बनता जा रहा है टूल का, बट डिस्ट्रस्ट का भी है, क्योंकि अब आप पे लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप वाटर के फ्लो को कंट्रोल करोगे। और यही चीज हमें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। और जिस तरीके से हमने पास्ट में भी देखा है कि इंटेंशनल रिलीज से कैसे फ्लड्स आए हैं, कैसे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई हैं, कैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हुई हैं, और वो भी अभी ब्रह्मपुत्र डैम पे भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और उसी एवज में इंडिया ने भी बोला कि हम सियांग रिवर पे मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, बट किसी कारणवश अरुणाचल प्रदेश में उसे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और चाइना की एक बहुत ही बुरी आदत रही है कि जब भी वो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आती है, जब भी वो कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आती है, वो जो है इतना सीक्रेटली इन सारी चीजों को प्लान करती है कि ना तो वो डेटा शेयर कर रही है, ना वो इंफॉर्मेशन दे रही है, ना वो कोई अच्छे ऐसे प्रोविजंस बता रही है जिसके तहत हम ये समझ पाएं कि एटलीस्ट चाइना क्या प्लान कर पा रहा है। तो इसी वजह से हमें वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकता है, जो कि एनवायरमेंट और जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं वर्ल्ड वॉर 3 की बात जो कर रहा था, शायद वर्ल्ड वॉर 3 का तो नहीं पता, बट साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये कंफ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि वाटर पे होगा। उसमें क्यों तिब्बत का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चाइना ने क्यों एनेक्स किया, चाइना की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, चाहे वो डेड थ्रेट हो, सलामी स्लाइसिंग हो, या फिर आज लिक्विड बॉम्ब हो, और कैसे जो वो डैम बनाता हुआ आ रहा है रिवर्स के ऊपर, वो कैसे एक बहुत बड़ा मेजर टूल हो सकता है या वेपन हो सकता है व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिकल कंफ्लिक्ट, राइट। तो होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर आप 2025 में प्रीलिम्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी देंगे, बुक्स देंगे, आपको डाउट सेशन सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना है तो आप मेरा कोड YUVI50 यूज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट इफ यू विल कमेंट ऑन इट। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आपकी फाइनल हर्डल जो कि इंटरव्यू उसको निकालना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फाइनल यूपीएससी फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यूज, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए। और अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।